दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं ZK फैज़ान साहब, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है ZK फैज़ान साहब आपका चैनल पे। अभी जो राजस्थान में चल रहा है, आप देख रहे हैं, अजीब सा किस्सा चल रहा है। किसी को फिक्र नहीं कि कितने आदमी कोरोना से मर रहे हैं। अस्पताल खोलना चाहिए, वो वहाँ पे एक तो अस्पताल खोलना चाहिए, उसके अलावा जगह मंदिर का शिलान्यास हो रहा। अस्पताल का कोई शिलान्यास नहीं हुआ है, यूपी में कोई अस्पताल नहीं बना है। इस तरीके से चल रहा है और ये चल रहा है, ख़रीद फरोख्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी कह रहा है, हाई कोर्ट अपनी कह रहा है, और खुलेआम जो कुछ हो रहा है खुलेआम हो रहा है। सब लोगों को पता है कि इसमें बीजेपी का कितना बड़ा हाथ है और कांग्रेस को किस तरीके से कैसे रुका हुआ है। तो ये कहाँ तक आप मानते हैं कि देश के जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसके लिए कहाँ तक सही है कि बिल्कुल खुला विधायक बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ईडी लगा हुआ है उनके पीछे, CBI लगा हुआ उनके पीछे। नहीं, वो देखिए ऐसा है, बाज़ीचे इत्फाल है, गालिब का एक शेर है ना कि बाज़ीचे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे जी, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये तो सियासत है, ये जब तक जमहूरियत रहेगी सिलसिला चलता रहेगा, समझा आपने। और कभी कभी जब कोई कहता है कि वो सियासत हो रही है, तो मुझे हमेशा मैं डिफ़र करता हूँ, इसलिए कि सियासत में सियासत तो करनी ही होगी। अदरवाइज़ आदमी जो है कोई मठाधीश बन जाए, मठ चलाए, कोई आदमी मतलब NGO चलाए, हालांकि NGO में भी सियासत होती है, वो अलग से। डायरेक्ट सियासत जब आदमी करेगा तो हर जगह उसको सियासत नज़र आती है। होता क्या है, होता सिर्फ यह है कि एक आदमी एट एनी कास्ट गेन चाहता है, कुछ भी हो, कत्लेआम हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी मुल्क पे असरात पड़े। एक आदमी कहता है नहीं, सियासत तो है मगर हम उस हद तक नहीं जाएंगे और ना हम उसको पसंद करते। तो वो हर जगह रहता है सिलसिला। तो जब से हमारी मौजूदा सरकार मरकज़ में आई है पिछले 6 सालों से, तो डेमोक्रेसी का तो गला पूरे मुल्क में घोटा ही जा रहा है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर मुझसे आप पूछते हैं तो आई वुड लाइक टू समराइज इन वन सेंटेंस that the democracy is in danger in the country। मुल्क में जमहूरियत जो है वो खतरे में है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा के कॉन्टेस्ट में आपने एक बात कही, हाँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी दुनिया की, और है भी सही मानों में। तमाम तर खराबियों के बावजूद भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और इसीलिए चाहते हुए भी आज की ये सरकार उन जड़ों को काट नहीं पा रही है, जबकि पूरी कोशिश में लगी हुई जब से पार्टी पावर में आई है। बहुत सारी मिसालें हैं। इन्होंने जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की, नहीं घोटा उन्होंने कर्नाटक के अंदर, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपना तमाशा किया, इन्होंने मणिपुर में किया, इन्होंने उत्तराखंड में किया, इन्होंने गोवा में किया, इन्होंने महाराष्ट्र में करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में। यही जो गवर्नर और राष्ट्रपति की बात हो रही है, रात को मालूम हुआ कि साहब 4 बजे और 5 बजे सुबह को साइन हो रही है, उठा करके वो सो रहा है, राष्ट्रपति सो रहा है, गवर्नर्स को जगह के सिग्नेचर। ये तमाशा हो रहा है कि क्या कहेंगे इसको। और सुबह को मालूम हुआ कि आँख खुलते ही वो मालूम हुआ कि साहब वो राजस्थान में हलफ दिलाई जा रही है, लेकिन ये कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। अब इन्होंने ये कामयाब हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन फेल हो गए महाराष्ट्र के अंदर, उल्टी हो गई सब तदबीरें। कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो एक लंबी कहानी है, उसका तो आपके पास मौका नहीं है कि मुझे उतना आप वक्त दें। बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम मेरी इस बात को कहने का मौका दे रहे हैं। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये बातें जल्दी में बहुत सारी बातें कही कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जमहूरियत, ये जमहूरियत को चाहते नहीं, ये चाहते हैं यहाँ पर जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं चाहते, इनका बस चले। तो अब कमाल तो यह है कि बहुत सारी कोर्ट्स ने तबसरा किया, समझा आपने, हाई कोर्ट होगा कि मनुस्मृति यहाँ लागू होनी चाहिए, पटिशन भी डाले गए, कोर्ट ने तबसरा किया। और बीजेपी का तो खैर एजेंडा ही है, उनका बस चले तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को हटा करके वो मनुस्मृति बहुत पहले से 1925 से वो कहते रहे कि मनुस्मृति हमारा कहा कि जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, नहीं तो 1 मिनट में हटा के काम करें। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि भाई इनके दिमाग में हो कि 500 साल
साल के बाद अयोध्या में कामयाबी जैसा बोल रहे हैं तो पता ही चला अभी डायलॉग की ज़रूरत क्या है, समझा आपने, ये नफरत फैलाने वाला डायलॉग है ना। लेकिन उसी तरीके से दिमाग में हो कि 10 साल 20 साल 50 साल हम इतने मुनाफरत फैलाए, ये कामयाब होंगे, हो सकता है लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि यहाँ जमहूरियत जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, कंपल्शन यहाँ का है, सेकुलरिज्म का निज़ाम, वो एक अलग बात है। राजस्थान के ताल्लुक से आपने बात पूछी, तो राजस्थान में जो कुछ हो रहा है इन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है और जमहूरियत का गला वहाँ पर घोटा जा रहा है। पहली बात तो ये कि राजस्थान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, उन्होंने उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लालच दी। लालच पैसे की भी होती है, लालच ओहदे की भी होती है। बहुत से लोग पैसा एक नहीं लेंगे, ओहदा फ़ौरन लेंगे। बहुत से लोग ओहदा गया चूल्हे भाड़ में, वो ओहदा भी लेते हैं पैसा कमाने के लिए। तो उनको अगर पैसा ही मिल जाए 25-30 करोड़ रुपए, सुना 35 करोड़ की बात थी, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा उनको मिल गया तो मिल गया, तो कहते हैं चलो भाई मंत्रालय मिले न मिले काम हो जाएगा। बहुत से लोग मंत्री बनना चाहते हैं, पैसा ही मटेरियल है। तो जो जिस लालच में, तो अब मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो वहाँ का कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी था, वो था, सब कुछ था, यूनियन कैबिनेट में, मतलब यहाँ मिनिस्टर रह चुका था सेंटर में, तो छोड़िए उसको इतना कुछ दिया, उसको ज़रूरत क्या थी। लेकिन बहरहाल वो जाल में आ गया कि मैं वहाँ जाकर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, ऐसा कुछ है, समझा आपने। तो ये चीज़ है, वो उसका फ़ायदा उठाया इन्होंने। फ़ायदा उठा करके उन्होंने एक खेल खेला, पैसे के ज़रिए, ओहदे देने के ज़रिए और दबाव के भी ज़रिए। इसलिए कि उसी बीच में उन्होंने ईडी वगैरह का एक्टिव करके राजस्थान में एमएलएस के घरों पर, उनके दफ्तरों पे जहाँ डालने की पूरी चीफ मिनिस्टर के भाई के घर पे डाला। उसके बेटों को भी लपेट लेने की कोशिश की, समझा आपने। तो ये सब हुआ, लेकिन वहाँ जब बस नहीं चला और फेल हो गए तब, और उसके बाद वो उनकी जो स्टेट है हरियाणा में उन सबों को सेंटर दे रखा है। अब ये जो मामला अभी क्राइसिस है, इसमें सरासर ज़्यादती जो है वो गवर्नर की है और जमहूरियत को गला घोटने की बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि अगर कोई शुबहा है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर, पहले तो इन्होंने मांग किया बीजेपी के लोगों ने कि हाउस में आकर के शक्ति परीक्षण होना चाहिए, पहले कर रहे थे। हाँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने मेजॉरिटी अपनी गेन कर ली और मामला दूसरा है, इसमें ये नहीं सट पाएंगे तो कर लेने, नहीं उसकी कोई जरूरत है, मांग नहीं करते। तो अब जाहिर चीज़ है पॉलिटिकल मामला है। गहलोत ने कहा कि भाई इस तरह के रोज़ का आगे पीछे कैसे, इनके एमएलए सामने नहीं आ रहे हैं, इनके एमएलए बैठे हैं वहाँ हरियाणा में होटल में छिप करके, और जब यशोजी जाती है वहाँ पर तो उसको 1.5 घंटे तक रोकते हैं। हाँ। और फिर कहते हैं देख लीजिए हाँ एमएलए नहीं, पीछे के रास्ते से निकाल दिया। और फिर ये आते, फिर पुलिस तो उन्हीं की वहाँ पर है ना, यशोजी तो उनके, अब इस गेट हरियाणा में सरकार उन्हीं की है, वो निकाल के लेके चली गई, उनके आदमी लगे, पुलिस हरियाणा पुलिस चली गई, वो क्या करेंगे, हरियाणा पुलिस लगी हुई थी। तो अभी जो मौजूदा क्राइसिस है, वो मौजूदा क्राइसिस ये है कि गवर्नर से भाई गहलोत ने ठीक सोचा कि हमारी अक्सरियत है, हम वहाँ साबित कर लेते हैं। अब उन्होंने असेंबली का इजलास कराने की बात की, समझा आपने, कि हम पहले तो जो झगड़ा है, कोर्ट ने ये क्या स्पीकर ने एक नोटिस दिया कि भाई एक व्हिप जारी हुआ था जब सीएलपी की मीटिंग थी लेजिस्लेटिव पार्टी की, जी। उसके अंदर एमएलए को किया कि आप नहीं आए हैं, लिहाजा आप को क्यों ना डिफेक्शन ला के तहत कार्रवाई की जाए और आपकी मेंबरशिप खत्म की जाए, उसका जो भी वर्ड्स उसके अंदर है। तो अब वो भेज दिया, उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया उन्होंने हाई कोर्ट ने गवर्नर से ये कहा कि गवर्नर कह रहा हूँ, स्पीकर से कहा कि मतलब उसके उस आर्डर को, उस नोटिस को स्टे कर दिया। और बाद में अभी उन्होंने ये भी कर दिया कि उस के बाद ये भी ऑर्डर कर दिया है कि गवर्नर कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि हम फैसला ना कर दें, यानी हाई कोर्ट फैसला ना कर दे। तो वहाँ पर एक चीज़ है, अब जो हाई कोर्ट का आर्डर था जिसमें उन्होंने उसके आर्डर को स्टे किया था, स्पीकर के नोटिस को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गया स्पीकर कि भाई ये तो अख्तियार नहीं है हाई कोर्ट को, उसने गलत इंटरफियर किया है। नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल ये वो अपना उसी में किया कि नहीं हम तय करेंगे और देखेंगे, स्टे नहीं किया गवर्नर हाई कोर्ट के आर्डर को। नतीजा क्या हुआ कि वो चीज़ अब आखिरकार वो गवर्नर ने जब आर्डर कर दिया तो अब वो कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वो जो चीज़ थी यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको तय करेंगे, लेकिन ये कि ये एकेडमिक क्वेश्चन बन के रह गया। तो फिर आज उन्होंने अभी
उसको वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट में आकर के। हाँ। ये इसका कोई मतलब नहीं है, एकेडमिक क्वेश्चन है, वो आप जाने आप नहीं जाने। अब भाई मामला कोर्ट्स का भी अजीब होता है। सुप्रीम कोर्ट में ही बहुत सारे मैटर ऐसे आए कि जब वहाँ पर वो इन्फ्रेक्चुअस होने की बात आई तो हुआ कि भाई एकेडमिक क्वेश्चन है, इसको आप तय कर दीजिए आइंदा के लिए। कोर्ट ने कहा कि एकेडमिक क्वेश्चन तय करने के लिए हम नहीं हैं, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा, मगर इसमें उल्टा हो रहा है। तो अब कोर्ट तो क्या करती है क्या नहीं करती है वो उसको आप कह नहीं सकते, समझा आपने। खुद अलग अलग बेंच होती हैं, अलग अलग फैसले देती हैं, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में को जाता है। इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, इसमें गड़बड़ी हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसला नहीं, फैसलों को इग्नोर करते हुए हाई कोर्ट ने वो नोटिस जारी किया है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट जो है वो स्पीकर के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती कोई अदालत, जब तक कि स्पीकर कोई आर्डर ना पास कर दे। उसने एक नोटिस इशू किया था, उसने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। नोटिस के जवाब के बाद अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देता तब कोर्ट के को इंटरफेयर करने का मौका था, नहीं तो नहीं। इस तरह से बहुत सारी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, लेकिन उस सब को इग्नोर करते हुए हाई कोर्ट ने कह दिया। और जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि वो एकेडमिक बहस होकर के रहेगी, तो स्पीकर ने आ जाकर अपना वापस ले लिया। इन तमाम सिनारियों के पेश नज़र हाई कोर्ट गहलोत सरकार ने या वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेरी निगाह में एक सही फैसला लिया कि इस बात को ख़त्म किया जाए कि कौन वहाँ बैठा है कौन नहीं आ रहा है, और वो सीएलपी की मीटिंग में व्हिप जारी करने का अख्तियार है कि नहीं है। अख्तियार है तो वो जस्टिफाइड है डिफेक्शन लॉ के लिए कि नहीं, डिफेक्शन लॉ उस व्हिप पे होता है कि नहीं, कि खाली हाउस के अंदर जो है उसके ऊपर डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल है तो उसमें अगर गहलोत ने फैसला किया कि ये क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हुई है, ये बात सही है कि कुछ भी हो सरकार तो उसकी मजबूती से चल रही है, मगर कुछ भी मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। वाकया ये होता है कि पूरा दफ्तर जो है, पूरा प्रदेश जो है, वो एक तरह से पैरालाइज काम करने में हर चीज में कि रहेगी सरकार जाएगी। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और करता हूँ। हाँ जी कि आपने कहा कि उसकी सरकार मजबूत है, उसको खतरा अभी तक नहीं है जी। इसी बीच मायावती का एक बयान आता है। नहीं मैं उसी अच्छा वो आपने बात की ऐसा है तो खैर मेरा कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने सही फैसला लिया कि हम जाके गवर्नर से कहते हैं कि आप सेशन बुला लीजिए, और सेशन बुलाने के बाद उनकी जो भी ज़बानी बात हुई हो, लेकिन मकसद ये था कि हम सेशन बुलाना चाहते हैं। गवर्नर ने, अब गवर्नर तो चाहता है कि मेजॉरिटी अगर आके प्रूफ कर देंगे तो 6 महीना तक इनका मामला ठीक हो जाएगा, और वो चाहता है कि अगर हो जाएगा तो जो उधर ग्रुप में लोग हैं वो भी माफी मांग के फिर वापस आने कुछ काम करेंगे इनकी तरफ, कुछ इस तरह का सिलसिला रहेगा। लिहाजा वो मामला रिबेल्स जो हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी हरियाणा गवर्नमेंट के छाया में हरियाणा के अंदर, वो उनको मौका मिलेगा और डिफेक्ट लॉ के तहत ना आए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़िए वहाँ डिटेल में जाने की बात नहीं। तो क्योंकि यहाँ ये भी उसकी तादाद नहीं बढ़ रही, सुनिए किसकी नहीं बढ़ रही है ना, हाँ। तो उसी लिंकर कर, अब गवर्नर ने कह दिया कि साहब ये क्वेरी व क्वेरी, गवर्नर को क्वेरी करने का कोई अख्तियार नहीं है, समझा आपने। ये सब बेकार की बातें हैं, ये टाइम लेने का मामला है। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स जो है उसकी जो एडवाइस है वो गवर्नर पे बाइंडिंग है, और गवर्नर जो है वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। वो खाली टाइम लेने की बात है। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर तो होता है जो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जी, और वो उसी का आदमी होता है। और फिर राजस्थान गवर्नर इज कंसर्न, वो उस तरह के भी नहीं है कि आप कहें कि नहीं साहब वो पार्टी के आदमी नहीं थे और रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो बाकायदा डिक्लेयर्ड 100% 200% बल्कि हार्डकोर लोगों में से बीजेपी के, तो वो वहाँ पर गवर्नर है, खुद धरने में बैठ चुके हैं, उसके इंस्टेंस पे काम कर रहे हैं, समझा आपने। तो वो उन्होंने इस तरह की पख उस तरह की पख लगाने की बात की है। और लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अब ये मैटर भी अगर वो नहीं बुलाएंगे तो फिर उसको लेकर के चीफ मिनिस्टर शायद फिर आगे बढ़ें और उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है ये जमहूरियत की जड़ें इस तरह की चीज़ों से, अच्छा अभी मैं आ रहा हूँ, जमहूरियत की जड़ें इन तमाम बातों से कमज़ोर हो रही हैं और सरकार की बदनीयती जाहिर हो रही है। अब जो बात आपने कही बीच में, छोटा सा बता दीजिए, मायावती जी का नाम लेकर के जो बात आपने कही, उन्होंने कहा कि मायावती जी बैठी बैठी अब आजकल वो इरेलेवेंट हो रही हैं, वो यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत इरेलेवेंट हो रही हैं।
नेशनल पॉलिटिक्स में रिलेवेंट, उनका वोट भी कम हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में, तो वो इरेलेवेंट हो ही चुकी हैं। और अब दो उनके जो एमएलए छह जीत करके राजस्थान में आए थे वो सब कांग्रेस में सपोर्ट कर रहे हैं, सब कांग्रेस में मर्ज कर गए थे, वो चले गए थे। अब वो नया एक पक्ष निकाली उन्होंने कि साहब वो जो है वो चूंकि मेरी नेशनल पार्टी है, मेरी जानकारी में ये है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इसके अलावा कोई नेशनल पार्टी नहीं है। इससे पहले हाल फिलहाल में इससे पहले बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, इन लोगों को, ये 6 पार्टियां थी नेशनल पार्टियां। लेकिन पिछले साल या 1.5 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को नोटिस भेज दिया था और कहा था कि भाई आप लोग अब ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा, नेशनल पार्टी का दर्जा खो चुके हैं, लिहाजा इनको, इनके जो एमएलए राजस्थान में थे और वो चले गए थे, तो उन पे इनका कोई अख्तियार नहीं है, कुछ नहीं है, समझा आपने, सीधी सीधी बात। इसलिए वो बीच में एक लाइमलाइट में आने के लिए या ये कहने के लिए कि अपने मिल्लोस को भी कुछ इस तरह से धौंस दो कि वो डर करके इधर आ जाए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बीजेपी से बेचारी हमेशा खौफ ज़्यादा रहती हैं कि कब इंक्वायरी होने लगे, कब वो जब छापे पड़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं भी उसकी लपेट में ना आ जाऊं, समझा आपने। तो ये है मामला। यूपी में जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती हो रही है उसमें अफसोस होता है मुझे, बीएसपी के ऊपर भी और बहरहाल दूसरी पार्टियां उनके ऊपर भी ले दे करके बहरहाल कुछ लोग बोल रहे हैं, समझा आपने। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेड के फैज़ान साहब आपका कि आपने बताया इस हालात पे कि, और सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो मायावती ने बयान दिया वो आजकल नेशनल लेवल पर और स्टेट यूपी में खासतौर पर कहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल और प्रियंका वगैरह इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अब जाहिर चीज़ है मेन जो मैन पावर और फोर्स है वो तो बीएसपी, एसपी वगैरह के पास। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बीएसपी का मायावती का जो बयान आया उस पर बड़ी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन आपने बताया कि कंफ्यूजन है मगर उसमें कोई फोर्स नहीं है। आपने बताया कि वो नेशनल पार्टी नहीं, तो उसमें कोई फोर्स नहीं है, वो उन एमएलए का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा गहलोत की जो कुर्सी है वो सलामत है अभी तक। आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे जेड के फैज़ान साहब के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।